का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो इनकम टैक्स सीरीज का वीडियो मींस अब फर्स्ट टाइम मैंने इनकम टैक्स पे वीडियो बनाना शुरू किया और ये जो वीडियो है ना, ये एक ऐसे टॉपिक पे है जो आज के डेट में सबसे हॉट टॉपिक है। एवरी बिजनेसमैन, अकाउंटेंट, ऑडिटर सब लोग परेशान है कि 43BH जो इनकम टैक्स में आया है इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात की है इसी असेसमेंट ईयर मींस 24-25 से अप्लीकेबल है। मींस आपका जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 23-24 इस पे ये अप्लीकेबल है। और तो सब लोग परेशान है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे इस पे डिसअलाउंस होगा, इसको बचने का कोई तरीका भी है। तो उसको स्टार्ट करता हूं मैं। ये सेक्शन है 43B स्मॉल एच ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन है 43B, सब सेक्शन है एच। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या है, कैसे आया ये सेक्शन। तो सबसे पहले जो ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था ये फाइनेंस एक्ट 2023 से इंट्रोड्यूस हुआ। जो अभी फाइनेंस एक्ट लास्ट गया है, जो फाइनल बजट था, इस बार तो इंटरिम बजट है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। लास्ट टाइम जो फुल फ्लेज जो बजट आई थी हमारी 23 में, उसी में इंट्रोड्यूस किया गया था 43BH और अप्लीकेबिलिटी कर दी थी कि फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25 से ही अप्लीकेबल हो जाएगा। तो अभी तक तो लोग उतना ध्यान दे नहीं रहे थे, लेकिन अब ईयर एंड होने वाला है, सब लोग परेशान हैं कि भाई इसको कैसे किया जाए, क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले देखते कि 43B सब सेक्शन एच बोलता क्या है। अब देखिए 43B जो सेक्शन है ना, इटसेल्फ ए स्पेशल सेक्शन है। इसमें ये सेक्शन इस रिगार्डिंग है कि सर्टेन डिडक्शन टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट। ये सेक्शन खुद ही बोलता है कि कुछ ऐसे डिडक्शन है जो एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे मिलेगा। मींस डिडक्शन की बेनिफिट मिलेगा मतलब कोई खर्चा होगा, जिसका बेनिफिट तभी जब मिलेगा जब हम उसकी एक्चुअल पेमेंट कर दिए होंगे। नॉर्मली एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग हम लोग सब फॉलो करते हैं कि खर्चा बुक कर लेते हैं, पार्टी को क्रेडिटर बना लेते हैं और पेमेंट अपने ड्यू डेट के हिसाब से या आपस की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से करते हैं। बट ये जो सेक्शन स्पेसिफिक बात करता है उन खर्चों की जिसका आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे। और ये स्टार्ट ही होता है नॉट विथ स्टैंडिंग मींस नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज। नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या होता है कि किसी भी सेक्शन में जब नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज मींस नॉट विथ स्टैंडिंग लग जाता है, इसका मतलब ये जो सेक्शन है बाकी सारे सेक्शन पे भारी है। मतलब ये स्पेशल सेक्शन है, इसका बाकी सारे सेक्शन से ये सुपीरियर है। मतलब बाकी अगर अदर सेक्शन में कुछ इसके अगेंस्ट लिखा होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा इस सेक्शन पे। मतलब ये सब पे सुपरसीड करेगा सारे बाकी सेक्शन से। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन अदर एक्ट ऑफ द other provision of this act a deduction otherwise allowable under this act in respect of, कि मतलब ऐसा डिडक्शन जो इस सेक्शन में मिल सकता था नॉर्मली इस एक्ट में, सॉरी इनकम टैक्स एक्ट में, वो तभी मिलेगा जब पेमेंट पे कौन सा, तो एज की केवल बात करते हैं। बाकी भी इसमें ABCDEF है, EFG तक है, तो वो आज बात नहीं करते, वो तो बहुत पुराने सेक्शन है। नया सेक्शन एच आया है, तो सब सेक्शन एच में एनी सम पेबल बाय द एसएससी, कोई भी ऐसा अमाउंट जो पेबल एसएससी के द्वारा टू किसको, टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है। ये रेड जो किया है ना, रेड लाइट है, यहां ध्यान देने की जरूरत है, मतलब यहां रुकने की जरूरत है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15। अब ये सेक्शन 50 किसका, MSME डेवलपमेंट एक्ट का 50 सेक्शन 15 में अगर जो टाइम लिमिट दी गई है उसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसका पेमेंट तभी आपको डिडक्शन मिलेगा जब वो पेमेंट बेस हो। अब ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें दो तरह के इंटरप्राइज को कवर किए गए हैं जिसका आपका पेमेंट बकाया है। पहला माइक्रो और दूसरा स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये ध्यान देने की बात है कि इसमें मीडियम इंटरप्राइज कवर नहीं है। मतलब कि अगर मीडियम का कोई अमाउंट ड्यू है तो उस पर यह सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा, वहां कोई डिसअलाउंस नहीं होगी। तो अब ये क्या है, अगर कोई एसएससी के द्वारा पेबल है किसको, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज को, बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द MSME डेवलपमेंट एक्ट, तो उस केस में उसका जो डिडक्शन कब मिलेगा तो वो बात करता है। अब आगे आते हैं। shall be allowed only in computing the income referred to in section 28। इनकम जो रेफर 28 है बिजनेस प्रोफेशन की इनकम जो होती है, of that previous year in which such sum is actually paid by him provided, ये साफ बोल रहा है कि तभी मिलेगा बेनिफिट जब आप उसको एक्चुअली पेड कर देते हैं। लेकिन रुकिए, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच।
यहां एक्सेप्शन डाल दिया कि क्लाउज एज के प्रोविजन को छोड़कर बाकी सारे क्लाउज ए बी सी डी ई एफ जी कवर हो गए। सेल अप्लाई इन रिलेशन टू एनी सम व्हिच इज एक्चुअली पेड बाय एसएससी ऑन और बिफोर ड्यू डेट अप्लीकेबल इन हिज केस फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट पे, तो अब ये समझते हैं क्या कह रहा है, इतना लंबा क्लाउज है क्या। ये बोल रहा है कि नॉर्मली ये सेक्शन जो 43B है, उस पूरा जो सेक्शन है उसमें जो भी खर्च है वो बोलता है कि जब पेमेंट जिस साल में करोगे उस साल में आपको बेनिफिट मिलेगा उसी फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में, सपोज आपने 23-24 का कोई खर्चा है, 31 मार्च तक आपने पेमेंट नहीं किया था, बट उस अब 23-24 का जो आईटीआर की ड्यू डेट है, अगर नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है उस केस में है आपका 31 जुलाई, अगर नॉन ऑडिट का केस है, और अदर्स सारे जो कॉर्पोरेट एसएससी है या ऑडिट का केस है तो 31 अक्टूबर। लेकिन अगर आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले उसकी पेमेंट कर देते हैं तो डिडक्शन मिल जाता था। अभी यही होता था 43B के जो बाकी क्लॉज है ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें यही होता था कि होता क्या था कि वो खर्चे ऐसे थे जो पेमेंट बेसिस पे, लेकिन सरकार ने एक प्रोविजन दे रखा था, एक्सेप्शन दे रखा था कि अगर आप आईटीआर के ड्यू डेट से पहले भी पेमेंट कर दीजिएगा, मतलब ईयर एंड हो चुका है 23-24, तो मिलना था 23-24 में ही, लेकिन आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो कायदे से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है कि 23-24 के जो आईटीआर की ड्यू डेट है, मतलब या तो जुलाई अक्टूबर व्हाटएवर जो आप पे एप्लीकेबल होता है, उससे पहले अअगर पेमेंट कर देते तो उसका डिडक्शन मिल जाता था। अभी तक यही होता था बाकी क्लॉज में। लेकिन अब ये देखिए, ये जो क्लॉज है 43B सबसेक्शन है, इसको एक्सेप्शन कर दिया उससे भी, मतलब कि आईटीआर के ड्यू डेट तक भी इसका पेमेंट अगर आप करते हैं तो भी 23-24 में नहीं मिलेगा, जिस साल में आप पेमेंट करेंगे उस साल में मिलेगा, मींस 24-25। अगर इस साल में आप पेमेंट करते हैं तो इस साल में आपको मिलेगा। लेकिन अब उसमें हमने जो पहले पढ़ा था कि अगर आपका बियॉन्ड द टाइम लिमिट पेमेंट हो, एनी सम पेबल बाय द सी टू ए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट, मतलब सेक्शन 15 में एमएसएमई जो टाइम लिमिट है उसके बाहर अगर आप पेमेंट करते हैं तो जिस साल में आप पेमेंट करेंगे उसी साल डिडक्शन मिलेगा। वो एक फिर वो प्रोविजो जो है कि आईटीआर के ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते तो उस साल में ही मिल जाएगा 23-24 में, वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। आगे हम इसको एग्जाम्पल से बढ़िया से समझेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाहता है। अब आते हैं आगे। अब सेक्शन 15 क्या कहता है? सबसे बड़ा चीज है जो इस सेक्शन में जो हमने रेड किया था कि बियॉन्ड द टाइम लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। अब ये सेक्शन 15 कहता क्या है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट का? ये बोलता है कि वेयर एनी सप्लायर सप्लाई गुड्स और रेंडर सर्विस टू बायर, ध्यान से दीजिए, गुड्स की सप्लाई करता है या सर्विस देता है, उसकी पेमेंट कब करेगा? बायर कब करेगा? ऑन और बिफोर डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर। अगर कोई एग्रीमेंट है, कोई एग्रीमेंट आपस में बायर और सप्लायर का हुआ है तो वो एग्रीमेंट में जो ड्यू डेट है उसके विद इन करेगा। और वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे से पहले अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, मटेरियल लिया है, सर्विस लिया है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो बिफोर द अपॉइंटेड डे पेमेंट करेगा। और वो अपॉइंटेड डे क्या है? वो जो अपॉइंटेड डे होता है सेक्शन 2B में, उसका मतलब है 15 दिन। वो लिखा हुआ हाँ 15 दिन के अंदर पेमेंट करेगा। मतलब कि अगर गुड्स और सर्विसेज लेता है बायर किसी एमएसएमई से, ठीक है, गुड्स और सर्विस बायर लेता है किसी एमएसएमई से, तो उसको अगर आपस का कोई एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के ड्यू डेट के अंदर, या अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में 15 डेज 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, आगे भी इसमें भी एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट इन नो केस द पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द सप्लायर एंड बायर इन राइटिंग सेल, अब देखिए रेड लाइट है, यहाँ रुकना है थोड़ा सा, सेल एक्सीड 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब यहाँ एक कंक्लूजन ला दिया। अब वहां हमने पढ़ा 15 में पहले बोल रहा था कि जो एग्रीमेंट आपस का है वो ड्यू डेट मान लेंगे, अगर एग्रीमेंट होता तो फिर ठीक है,
कि एग्रीमेंट है तो ड्यू डेट मान लेंगे, अगर नहीं एग्रीमेंट है तो 15 दिन। लेकिन आगे सेक्शन डाल दिया कि अगर एग्रीमेंट भी है और तो भी उस केस में 45 डेज से ज्यादा का वो ड्यू डेट नहीं होगा। सपोज मतलब कि अगर एग्रीमेंट है तो देन एग्रीमेंट में जो ड्यू डेट लिखा है और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर हो जाएगा। मतलब एग्रीमेंट भी आपने कोई कर लिया 90 दिन का, 120 दिन का, और ज्यादा पीरियड का, वो अप्लीकेबल नहीं होगा आपको। पेमेंट तो 45 दिन मैक्सिमम, मींस एग्रीमेंट में जो डेट है और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर में आपको पेमेंट करना है। ये एमएसएमई को बेनिफिट ही है सेक्शन 15 में कि आपको, हालांकि ये सेक्शन पहले से ही था इनकम टैक्स में, अब उसका डिसअलाउंस लाया गया है। तो ये आपको 45 दिन के अंदर किसी भी एमएसएमई को पेमेंट कर देना है अगर एग्रीमेंट है तो। नहीं एग्रीमेंट है तो 15 दिन तो करना ही है। मींस अब क्या निकल के, अगर एग्रीमेंट है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट और 45 डेट विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ जाओ पेमेंट कर दीजिए। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं तो 15 दिन, कुछ नहीं, 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना है। सेक्शन 15 यही बोलता है। मतलब सेक्शन 15 का क्रक्स यही है, या तो 45 दिन में अगर एग्रीमेंट है, मैक्सिमम 45 डेज में, या 15 दिन में पेमेंट कर दीजिए। अगर एग्रीमेंट 45 दिन से कम का है तो फिर ठीक है, उसी डेट पे पेमेंट कर दीजिए। तो किसी भी सूरत में 45 डेज से ज्यादा ये पीरियड नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना है। तो अब 3 चीजें क्लियर हो गई। जो कोई भी गुड्स और सर्विस आपने लिया है बायर से जो एमएसएमई हो, उसको अगर आप पेमेंट करते हैं 45 डेज के बाद, अगर एग्रीमेंट है तो, और नहीं एग्रीमेंट है तो 15 दिन के बाद, तो उस केस में आपका डिसअलाउ हो जाएगा खर्चा। डिसअलाउ इन द सेंस उस ईयर में ना मिलके जिस ईयर में आप पेमेंट करेंगे उस ईयर में आपको बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर 23-24 का सपोज खर्चा है और उसका पेमेंट आप 24-25 में लेट कर रहे हैं, जो ड्यू डेट पे, या तो जो ड्यू डेट आपस का एग्रीमेंट, आप लोग का ड्यू डेट सपोज 30 दिन का है कि हम 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, तो उस ड्यू डेट तक कर देना है आपको 30 दिन। अगर वो ड्यू डेट पार कर गया, भले 45 दिन हुआ भी नहीं है लेकिन एग्रीमेंट तो आप 30 ही दिन का करके बैठे हुए थे, तो उस 30 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं किए हो तो जिस साल में आप पेमेंट, जिस फाइनेंशियल में आप पेमेंट करें उस साल में डिडक्शन मिलेगा। फिर 23-24 में वो एडिशन डिसअलाउ हो जाएगा वो खर्चा आपका, ये ध्यान रखना है। अगर एग्रीमेंट किया ही नहीं कोई भी तो उस केस में आपको 15 डेज, 15 दिन में पेमेंट कर दीजिए। अगर 23-24 में पेमेंट नहीं किया, मार्च तक वो ड्यू रह गया, तो मार्च से 15 देख लीजिए जिस डेट को आपने एक्सेप्टेंस और डीम एक्सेप्टेंस, अभी इसका भी आगे देखेंगे जो रेड लाइट है एक्सेप्टेंस पे कि 15 दिन जो, और जो ड्यू डेट बोल रहा है 45 डे, ये डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम डे ऑफ एक्सेप्टेंस के विद इन फ्रॉम द करना है। तो वो चीज आपको कर देना है 15 दिन या 45 दिन या एज पर एग्रीमेंट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं, सारा जो अभी तक हमने किया वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इनवॉइस रेज भी हम मान लेते हैं सेम डेट में कर दिया है, 25 मार्च 24 को, 25 मार्च 24 को। वैल्यू ऑफ गुड्स था 25 लाख, इतने का हमने माल खरीदा था। ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी आप इसको मानिएगा कि ये खर्चा हमारा परचेज। वेदर एग्रीमेंट मेड, यस, बायर और सेलर में एग्रीमेंट भी था। एग्रीमेंट के हिसाब से क्या ड्यू डेट थी, 25 अप्रैल 24, मतलब एक महीने बाद का ड्यू डेट था, मतलब 30 डेज का। अब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या आएगा, जब एग्रीमेंट ही 30 डेज का है तो 30 डेज ही आएगा, 25 अप्रैल ही आएगा। ठीक है, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट भी 25 अप्रैल को हो गई है, तो आपने विद इन ड्यू डेट किया है एज पर एग्रीमेंट, और वो 45 दिन से ज्यादा भी नहीं है, तो आपको 23-24 में ही बेनिफिट मिल जाएगा, आपको अलाउ हो जाएगा। अब दूसरा केस लेते हैं, 25 मार्च 24 को आपने खरीदा है, ठीक है, मटेरियल या सर्विस व्हाटएवर है, अब उसके भी वैल्यू 25 लाख है। वेदर एग्रीमेंट में इसमें भी है, यस। ड्यू डेट एज पर एग्रीमेंट 31 मई का आपने कर रखा है, मोर देन 45 डेज का एज पर एग्रीमेंट है। आप और बायर दोनों एग्री हैं कि इतने दिन में मैं पेमेंट करूंगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो एग्रीमेंट की डेट है 31 में, आप देखेंगे 25 मार्च से 31 मई आपका हो जाएगा 61 + 6, 67 डेज का यहाँ है गैप, 67 डेज का पीरियड है
फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई टू डेट ऑफ पेमेंट। और आपने इस केस में ड्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट आपने कर रखा है, लेकिन अब इस केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या माना जाएगा सेक्शन 15 के हिसाब से जो एमएसएमई में है, उसमें तो बोल ही रहा है कि 45 दिन से ज्यादा हो नहीं सकता एग्रीमेंट है तो भी। तो इसमें 45 डेट, तो 45 डेट 25 मार्च से कब होगा, वो होगा 9 मई को। 9 मई को आपका 45 डेट पूरा हो गया, तो 15 के हिसाब से आपको यही ड्यू डेट मानी जाएगी। अगर इस ड्यू डेट तक आपने पेमेंट कर दिया तब तो आपको 23-24 में डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो 24-25 में आप चले जाइएगा। अब एक्चुअल डेट की पेमेंट देखिए 31 में, भाई आपस का एग्रीमेंट था तो हमने उसी डेट को पेमेंट किया। बायर को पता ही नहीं था कि एमएसएमई ऐसा एक बड़ा सेक्शन 43B सब सेक्शन H आ गया है इनकम टैक्स एक्ट में कि मेरा पूरा 25 लाख खर्चा इस साल में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में। तो उसने तो 31 मई को पेमेंट की, उसके कंसल्टेंट ने बताया नहीं उसको। तो इस केस में क्या हुआ कि 31 मई को पेमेंट की, बस जब ऑडिट करने आया ऑडिटर उसने डिसअलाउ किया कि भैया ये तो आपका जो टैक्स ऑडिटर था उसने डिसअलाउ कर दिया। क्यों बोला कि भैया आपने तो 25 लाख का जो आपको करना था मैक्सिमम 45 डेज के अंदर, जो 43B सब सेक्शन H में आप पेमेंट करो 31 मई को, जो 67 डेज है, तो ये खर्चे आपको इस मिलेगा 23-24 में नहीं मिलेगा। इस साल में आपका डिसअलाउ ऐड हो जाएगा आपके प्रॉफिट में। कब मिलेगा, 24-25 में मिलेगा। हालांकि इन्होंने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से पहले कर दी है, ड्यू डेट तो बहुत बाद में आता है रिटर्न का, या तो जुलाई होगा या अक्टूबर होगा, लेकिन सिंस ये उसमें कवर नहीं है, ये स्पेशली ये सब सेक्शन, बाकी सारे सब सेक्शन जो है 43B के वो कवर है उसमें कि ड्यू डेट तक कर दीजिए आईटीआर की, तब भी मिल जाएगा उसी साल में 23-24 में। लेकिन ये सेक्शन स्पेशल है, इसलिए इतना परेशान है लोग कि आपका इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा 24-25 में जाके ऐड हो जाए। अगर सपोज आपकी 5 लाख की प्रॉफिट है इस साल की 23-24 की, तो वो 5 लाख में 25 लाख ऐड हो जाएंगे, आपको 30 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा 23-24 में, ये याद रखिएगा। तो बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान देना है 31 मार्च तक। अब तीसरा केस लेते हैं, 25 मार्च 24 को ही 25 लाख का मटेरियल, आपने तो एग्रीमेंट किया ही नहीं भाई, आप तो हमेशा नॉर्मल बिजनेस करते हैं, एग्रीमेंट क्या करना है, अपने हिसाब से पेमेंट करते हैं, आपस की अंडरस्टैंडिंग है बायर सप्लायर की, आपने कोई एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट है तो नो। उसके बाद ड्यू डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो कोई एग्रीमेंट का है ही नहीं, तो ड्यू डेट एग्रीमेंट के हिसाब से होगा नहीं, तो ड्यू डेट किसके हिसाब से होगा, सेक्शन 15 के हिसाब से। तो सेक्शन 15 क्या बोलता है, एग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिन से ज्यादा हो नहीं सकता। आपका ड्यू डेट बनता है 9 अप्रैल, 9 अप्रैल तक आपको पेमेंट कर देना था डिडक्शन लेने के लिए 43BH में बचने के लिए, 43BH से बचने के लिए, लेकिन आपने पेमेंट किया 15 अप्रैल 24 को, तो पकड़े गए आप 43BH में कवर हो गए। जैसे ही कवर हो गए तो आपको खर्चे का जो अलाउ है वो किस साल में मिलेगा, असेसमेंट ईयर, सॉरी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, न कि 23-24 में। आप यहां पर फंस गए क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया ही नहीं। तो पहले तो मैं एक ये सजेस्ट करूंगा कि एग्रीमेंट जरूर कर लीजिए अगर आप खरीद रहे हैं तो, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी फरवरी चल रहा है, मार्च तक का टाइम है। एग्रीमेंट जरूर कर लीजिए आपस का कि भैया पेमेंट हम इतने दिन में देंगे, कोई तो एग्रीमेंट एक बना के रख लीजिए कि हम जो आप मटेरियल या सर्विस सप्लाई उसका पेमेंट हम इतने दिनों में देंगे। और ध्यान रखिए 45 डेज से ज़्यादा का एग्रीमेंट करने का भी आपको फायदा नहीं है, आपको पेमेंट तो सॉरी डिसअलाउंस तो हो ही जाएगा। एग्रीमेंट है अब 45 डेज से ज़्यादा का है। ये तो हो गया सारा अलाउंस डिसअलाउंस। अब आगे चलते हैं कि माइक्रो और स्मॉल में आते कौन लोग हैं, कैसे हम उसको देखेंगे। एक चीज और इसमें क्लियर कर देता हूं कि वो जो हमने पढ़ा था कि डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम डे ऑफ एक्सेप्टेंस, डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम डे ऑफ एक्सेप्टेंस जो ये सेक्शन में पढ़ा था हमने सेक्शन 15 में कि कब से गिना जाएगा 45 डेज या 15 डेज, वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम डे एक्सेप्टेंस। उसका मतलब क्या होता है, डे ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब कितने दिन से 45 दिन देखना है ड्यू डेट या 15 दिन देखना है, वो ये सेक्शन बताता है। और इस सेक्शन का क्रक्स ये है कि जिस दिन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विस होता है वही एक्सेप्टेंस डे मान लिया जाएगा, या अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन किया है कि भैया ये आपने माल सही नहीं दिया, या सर्विस हमें सेटिस्फाई नहीं हूं, या सर्विस खराब दी है, अभी ऑब्जेक्शन कितने दिनों में करना है, 15 दिन के अंदर आपको कर लेना है। अगर आपके पास मटेरियल कोई देता है अभी फरवरी से मार्च तक, या सर्विस देता है उसमें कोई ऑब्जेक्शन है, तो 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए कि भैया ये मटेरियल या सर्विस सही नहीं है, या मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, या इसमें क्या फॉल्ट है,
तो इसको आप ठीक करो। अगर आपने कर दिया ऑब्जेक्शन, तो जब तक वो ऑब्जेक्शन रिमूव नहीं हो जाता, ठीक है, जब तक ऑब्जेक्शन खत्म नहीं हो जाता, तब तक वहां से ड्यू डेट स्टार्ट नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि अगर कुछ भी लगता है तो ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। ये नहीं कि बिल लेके आप बैठे हुए पेमेंट अभी नहीं दे रहा, कि आपने सही मटेरियल या सही सर्विस नहीं दिया, लेकिन आपने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, वो भी 15 दिन के अंदर जब मटेरियल। और ये ध्यान देने की बात है, इनवाइस की डेट से नहीं बोल रहा है, ये इनवाइसिंग इज नॉट रेलिवेंट, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ विच एवर, जो भी है वो डेट है वो रेलिवेंट है। इनवाइस भले ही पार्टी ने नहीं किया है तो भी वो जो ड्यू डेट 15 दिन 45 दिन हमने पढ़ा अभी, वो उसी दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन मटेरियल और सर्विस दे दिया है। हाँ, अनलेस अल्टी लिखी आपका बचने का है कि 15 दिन के अंदर सर्विस या सप्लाई आपको देता है। अगर मटेरियल आपके नॉर्मली मटेरियल तो ऐसे बिना इनवाइस के जाता नहीं है, जीएसटी में अगर कवर है आप, तो मटेरियल तो रिमूव ही नहीं होगा बिना इनवाइस के, तो वहां तो इनवाइस होगा ही होगा। हाँ, सर्विस के केस में क्या होता है, कई बार हम लोग सर्विस रेंडर कर देते हैं लेकिन इनवाइसिंग बाद में करते हैं, ये अक्सर होता है हमारे ही केस में। ऑडिट पहले होता है, इनवाइस हो सकता है 1-2 महीने बाद भी होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है। तो अब इस केस में रेंडरिंग ऑफ सर्विस ही इंपॉर्टेंट है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो गया तो उसी दिन से वो 15-45 दिन कवर करना है। हालांकि प्रैक्टिकल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इनवाइस नहीं हो तो वो चीज बहुत देखना होता है, वो है, ठीक है, लेकिन लॉ तो यही है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इसी दिन से माना जाएगा डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम डे ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जिस दिन मटेरियल और सर्विस दी उसी दिन से स्टार्ट हो गया आपका ड्यू डेट, वो 15-45 को। एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45, नॉन एग्रीमेंट है तो 15। अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया आपने विद इन 15 डे, तो ऑब्जेक्शन जब तक सारा रिमूव नहीं हो जाता, द डे ऑफ विच सच ऑब्जेक्शन रिमूव्ड बाय द सप्लायर, कि उस दिन के बाद ड्यू डेट स्टार्ट होगा। सपोज आपको कोई मटेरियल देता है, आज कितना तारीख है, आज हम लेते हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को कोई मटेरियल दिया, आपको लगा कि मटेरियल में डिफेक्ट है, आप तुरंत 15 दिन के अंदर, मतलब मैक्सिमम नेक्स्ट 15 डेज में के अंदर आप ऑब्जेक्शन रिटर्न में रेज कर दीजिए कि आपका ये माल आया था। आप एक मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, वट एवर है, लेटर लिख दीजिए कि भैया आपका मटेरियल ये है, इसको ठीक करो और इसको या तो एक्सचेंज, जो भी है वट एवर चेंज करो या डिफेक्ट दूर करो। और वो जब तक ऑब्जेक्शन आपका ठीक नहीं करता है तब तक वो ड्यू डेट स्टार्ट नहीं होगी। ये ध्यान देना है आपको, और यहाँ पे आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, टाइम आपको मिल सकता है अगर मटेरियल कर। ये नहीं कि बिल लेके बैठे नहीं रहना है मटेरियल कि भाई वो दे दिया मैं पेमेंट नहीं कर रहा है बाद में देखूंगा, वो नहीं करना है, क्योंकि वो एमएसएमई में कवर है तो वहां आप फंस सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब आते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि भैया ये जो अप्लीकेबिलिटी हो केवल माइक्रो और स्मॉल के लिए है, मीडियम से अगर मटेरियल खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं उस पर अप्लीकेबल नहीं है। तो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे हमको यूज है कि आप कैसे इसको यूज करेंगे। अभी ध्यान देने, क्लासिफिकेशन जो है कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज एंड इंटरप्राइजेज रेंडरिंग सर्विसेज, ध्यान से पढ़िएगा क्लासिफिकेशन में किसकी बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज एंड इंटरप्राइजेज रेंडरिंग सर्विसेज। क्या ट्रेडर की बात कर रहा है, ये सेक्शन है एमएसएमई के, मैंने पोर्टल से लिया है। ये क्या ट्रेडर की बात कर रहा है, नहीं, एमएसएमई के डेफिनेशन में ट्रेडर की कहीं चर्चा ही नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा ट्रेडर का तो एमएसएमई खूब बड़ा रजिस्ट्रेशन, आगे आएंगे, वही तो मेन स्वीट स्पॉट है कि जहां बचा जा सकता है। तो आगे देखिए, तो माइक्रो के केस में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो या एंटरप्राइज रेंडिंग सर्विस हो, कि अगर प्लांट मशीनरी में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक, तो आप माइक्रो में आ जाएंगे। दूसरा स्मॉल कौन आएगा, 10 तक इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी में और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो वो आएगा स्मॉल में। मीडियम उससे ज्यादा बड़ा होता है 50-250, ठीक है। तो हमें तो माइक्रो स्मॉल से मतलब है, या तो माइक्रो से आप खरीदते हैं तो अब अप्लीकेबिलिटी आती है, या स्मॉल से खरीदते हैं तो अप्लीकेबिलिटी इस केस में आती है, तभी हम आगे आते हैं। अब ये ध्यान देना कि भाई अब यहां तो कहीं है ही नहीं, ट्रेडिंग की बात ही नहीं कर रही है, क्या ट्रेडिंग वालों को नहीं लगेगा, क्वेश्चन तो यही है कि ट्रेडिंग वालों को लगे क्या ट्रेडिंग एमएसएमई कवर नहीं होते हैं। तो आगे देखते हैं, ये अब क्लियर होगा और इससे बहुत
चेंज हो गया इफेक्ट। अब आते हैं, अब इंटरप्राइज कौन होते हैं? इंटरप्राइज मीन्स इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और बिजनेस कंसर्न और यदि अदर इस्टेब्लिशमेंट, सेक्शन 2 ही है एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट का, और यहाँ डेवलपमेंट लिखना रह गया है, ठीक है, ये डेवलपमेंट एक्ट है। Enterprise means an industrial undertaking or a business concern or other by whatever name called engaged in, अब रेड लाइट है, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन एनी मैनर, किसी भी तरह से, और इसको छोड़ देते हैं, ये तो इन उसी के रिगार्डिंग है, engaged in providing or rendering any service और सर्विसेज। क्या यहां भी इंटरप्राइज के डिफिनीशन में ट्रेडर की बात कर रहा है? आंसर इज नो, कहीं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा है। इसको क्या माना जाए? क्या ट्रेडर को कवर नहीं किया गया है? क्या ट्रेडर से जो हम खरीद रहे हैं अगर उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा तो बहुत लोग बच जाएंगे, जो ओनली ट्रेडिंग का काम करे तो बच ही जाएंगे। आगे देखते हैं, क्या ट्रेडर को कवर नहीं किया गया है एमएसएमई में? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। अगर नहीं किया गया तो बहुत लोग के लिए राहत की बात हो जाएगी। अब देखते हैं, इस पे सर्च किया, लोगों से सुना, और फिर देखा कि भाई ट्रेडर है नहीं, ट्रेडर का हम लोग एमएसएमई रोज रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हुआ क्या था कि वाकई में जो ट्रेडर्स थे इनिशियली कवर नहीं थे एमएसएमई में। जब एमएसएमई का डेफिनेशन में भी नहीं है, इंटरप्राइज के भी डेफिनेशन में कहीं ट्रेडर की बात ही नहीं की गई, चाहे वो रिटेल हो होलसेल हो, कहीं ट्रेडर को कवर नहीं किया गया। यस, ट्रेडर हैज नॉट बीन कवर्ड। ट्रेडर को जो कवर किया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार ट्रेडर को कवर जो किया था वो अपने ऑफिस ऑर्डर में 2 जुलाई 2021 का एक ऑर्डर निकाला, तब ट्रेडर को कवर किया गया। उससे पहले ट्रेडर को कवर ही नहीं किया जाता था, कि गवर्नमेंट ट्रेडर को कवर नहीं करती थी एमएसएमई में। लेकिन अब क्यों किया गया? हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन की स्कीम चलाई, आपने सुना ही होगा, जिसमें एमएसएमई को बेनिफिट दिया जाता है। जिसमें एमएसएमई क्या बेनिफिट दिया जाता है कि विदाउट कोलेटरल फी लोन दिया जा रहा है। आप देख ही रहे एमएसएमई के लिए कितने प्लान है, रोज ही, स्पेशली इस गवर्नमेंट में रोज ही प्लान है ट्रेडर के लिए। तो ट्रेडर भी गए पहुंचे कि सरकार हमें भी तो कुछ बेनिफिट मिला जाए, हम भी तो बिजनेस में पार्ट कर रहे हैं, इंडियन के इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेशन हमारा भी तो है, हम भी तो ट्रेडर हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हो, लेकिन हमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है एमएसएमई का। तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब सर्विस वाला कवर है, प्रोडक्शन वाला कवर है, तो हमें, हमारी क्या गलती है? सरकार को लाके नहीं, हाँ भाई ठीक है, क्योंकि कम से कम इनको कुछ तो बेनिफिट दिया जाए। तो सरकार ने बेनिफिट तो दे दिया 2 जुलाई 2021 को ऑफिस ऑर्डर से, लेकिन यहां गेम है। सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन निकाली, कब निकाली? 1 सितंबर 21 को ऑफिस ऑर्डर से, सॉरी ऑफिस मेमोरेंडम से, और ये मेमोरेंडम का नंबर है। और क्या क्लैरिफिकेशन निकाली सरकार ने कि भैया आपको बेनिफिट तो दे रहे हैं एमएसएमई का, मतलब ट्रेडर तो एमएसएमई में कवर होंगे, बट अब यहां रेड लाइट है, आर रेस्ट्रिक्टेड अप टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ओनली। खाली जो बेनिफिट मिलेगा सब्जेक्ट टू, मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि लिमिटेड बेनिफिट देंगे। किसके लिए देंगे? ओनली फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब लोन लेना हो तो वहां आपको बेनिफिट मिलेगा। आप लोन लेने में जो आपको बेनिफिट एक एमएसएमई दूसरे को मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा। आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराइए, वहां बेनिफिट, और कहीं कोई बेनिफिट एंड अदर बेनिफिट, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड अप टू प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ओनली, बट अदर बेनिफिट इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डिलेड पेमेंट, जो सेक्शन 15 में पढ़ा था हमने। 16 सेक्शन हो है एक और इंटरेस्ट के बारे में जो बात करता है कि अगर डिले होता है, जो 15 में हमने सेक्शन में पढ़ा अभी ऊपर में, जो 43D(H) में भी कवर है कि 15 दिन या 45 दिन में आपको पेमेंट करना है। याद रखना है 15-45, 15-45, 15-45। विच डेट से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ मटेरियल और सर्विस, या सप्लाई ऑफ मटेरियल और सर्विस, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो क्या वो बेनिफिट एमएसएमई जो ट्रेडर हैं होलसेल और रिटेल उनको मिलेगा? तो नहीं, सरकार ने खुद ही मना पहले ही कर रखा है। जब सरकार ने उनको एमएसएमई एक्ट में ही मना कर दिया कि आपको हम कोई बेनिफिट देंगे ही नहीं, इंक्लूडिंग डिलेड पेमेंट का, जो 15 सेक्शन उन पे एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि उसको एक्सक्लूड कर दिया। जो डिलेड पेमेंट का सेक्शन है 15 है, 16 है, यही सेक्शन ही है, वो सेक्शन खुद ही उन पे नहीं एप्लीकेबल है, तो इनकम टैक्स में कहां से उनको बेनिफिट मिलेगा?
हालांकि ये अब आगे डिस्प्यूट इस पे हो सकता है, बट गवर्नमेंट ने जो उस टाइम में ये साफ क्लैरिफाई कर दिया है। मैंने भी खोज के निकाला इसको कि कहाँ से है, क्योंकि मैंने सुना आहूजा सर जैसे बड़े हमारे टैक्स गुरु हैं वो बोल रहे हैं कि ट्रेडर कवर नहीं होगा, लेकिन तो मुझे समझ नहीं ट्रेडर कवर क्यों नहीं होगा। जब मैंने पढ़ा और ये ऑफिस ऑर्डर ढूंढा तो मुझे समझ में आया कि हाँ ट्रेडर यहाँ से कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही एमएसएमई में उनको रेस्ट्रिक्टेड बेनिफिट दे रही है, उनको पूरा बेनिफिट दे ही नहीं रही सरकार। सरकार खुद ही भी देखिए रेस्ट्रिक्टेड अप टू केवल लेंडिंग, मतलब लोन लेने वाला बेनिफिट आपको मिलेगा। लोन में जैसे सिक्योरिटी फ्री मिलेगा और भी कोलेट्रल फ्री मिलेगा या और कोई बेनिफिट है वही मिलेगा, और कोई भी अदर बेनिफिट इंक्लूडिंग डिलेड पेमेंट का आपको हम देंगे ही नहीं। जब सरकार एमएसएमई में ही उसको बेनिफिट नहीं दे रही है तो फिर इनकम टैक्स में कैसे वो कवर होगा। तो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और बड़े बड़े सबका व्यू है कि ट्रेडर अभी कवर नहीं है। हम आगे देखते हैं, हो सकता है कि आगे कोई केस लॉ आए या सीबीडीटी कोई सर्कुलर लेके आती है प्राइमरली, तो लग रहा है कि 43BH में ट्रेडर कवर नहीं होंगे, लेकिन आगे कुछ हो सकता है कि सीबीडीटी कोई सर्कुलर लेगा कि हम ट्रेडर को भी कवर करेंगे। हो सकता है ट्रेडर जाएं सरकार के पास कि हमें भी तो कवर कराइए, क्योंकि हमारे पेमेंट का भी तो सिक्योरिटी दीजिए। जब आप सर्विस वाले को दे रहे हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वाले को, तो हमें भी तो मिलना चाहिए। हालांकि अभी तक तो उनको मिला नहीं है। तो आगे देखते हैं कि ट्रेडर को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये तो टाइम बताएगा। ठीक है, अब मेरा जो एडवाइस है कि अगर कोई गुड्स और सर्विस आपने लिया है और मार्च तक वो ड्यू है, 15 दिन नहीं हुए, या गुड्स और सर्विस में कोई डिफेक्ट लगता है 15 दिन हुए नहीं है, तो आप उसको रेज कर दीजिए अभी भी। कम से कम अब हम बैठे हुए हैं आज 15 फरवरी को, अभी भी हमारे पास 1.5 मंथ है, 1.5 महीने है। अगर कोई गुड्स सर्विस खरीदते हैं, अगर कहीं से भी लगता है कि इसमें डिफेक्ट है, तो आप पहले रेज कीजिए। अगर वो एमएसएमई पार्टी है तो, या नहीं भी है तो भी रेज कर दीजिए अपना कंसर्न बाय मेल और रिटेन। स्पेशली रिटेन रखिए, क्योंकि कल के डेट में अगर कहीं इनकम टैक्स डिसअलाउ करता है तो रिटेन ही वैल्यू करेगा। आपके आप बोलेंगे मैंने फोन करके बोला था, तो उसका कोई प्रूफ तो होगा नहीं। तो आप रिटेन में उसको बताइए कि ये गुड्स और सर्विस डिफेक्ट, इसको ठीक करो। जब तक वो ठीक नहीं करता है तब तक आपका ड्यू डेट स्टार्ट नहीं होगा, आप वहां बच जाएंगे। दूसरा, अपने क्रेडिटर से कम्युनिकेशन कर लीजिए अभी से ही कि कौन से एमएसएमई में करूँ, उनको लेटर लिख दीजिए कि क्या अगर आप एमएसएमई में कवर है, अगर कवर है तो आप अपना सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है। उनको मेल पे कम्युनिकेट कीजिए, मैसेज वॉट एवर है, लेटर बना के कि भैया अगर आप एमएसएमई में कवर हो तो मुझे अपना सर्टिफिकेट दे दो। अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा कि एमएसएमई में तुम कवर हो। अब कवर भी हो तो क्या तुम माइक्रो और स्मॉल हो, तभी तो वो डिसअलाउंस मैं देखूंगा और उस पर सोचूंगा कि कैसे मुझे प्लान करना है नेक्स्ट, कि भाई मेरा भी नुकसान नहीं हो, सामने वाला का भी लॉस नहीं हो। अदरवाइज तो मैं तो बहुत परेशानी में पड़ जाऊंगा। और ये ध्यान रखिए कि अगर पेमेंट है तो विद इन ड्यू डेट कर लीजिए। स्पेशली मार्च के जो ड्यू थी विद इन मार्च तक कीजिएगा, जो 23-24 में ड्यूरेशन में हुआ। भले डिले भी पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट तो आपने 23-24 में कर लिया। सपोज जनवरी में कोई मटेरियल खरीदा, विद 60 महीने का उसमें ड्यू डेट था, 60 महीने का ड्यू डेट था, मतलब 1 जनवरी खरीदा, फरवरी 29 को सपोज ड्यू डेट है, मतलब है तो 60 दिन का, 45 दिन से ज्यादा है, कायदे से सेक्शन 15 से बाहर है, मतलब उसके ड्यू डेट तो 45 डेज होना चाहिए। आपने पेमेंट किया 29 फरवरी को, मतलब 60 दिन है, लेकिन पेमेंट किस साल में किया, 23-24 में ही तो कर दिया, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि सेक्शन 43B सब सेक्शन एच क्या बोलता है कि जिस साल में पेमेंट करेंगे उस साल में बेनिफिट, भले डिले किया लेकिन पेमेंट इसी साल में हो गया तो बेनिफिट मिल जाएगा। अब सारा जो लड़ाई है उस पेमेंट के लिए है जो 31 मार्च तक ड्यू रह जाएंगे, जो खर्चा आपने पीर में बुक किया और 31 मार्च तक ड्यू है। सारा लड़ाई उस चीज के लिए कि उसका ड्यू डेट क्या है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तब तो 15 ही दिन माना जाएगा, अगर एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज, उसके बाद का नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट कम का है तो कम ही माना जाएगा, उसी में पेमेंट आपको करना है। तो जब ऑडिट आपका होगा टैक्स ऑडिट स्पेशली, तो वहाँ ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। तो आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लीजिए और इंश्योर कर लीजिए कि आपका वैसा कोई क्रेडिटर ना हो। अनलेस अनटिल कोई डिस्प्यूटेड है तो ऑलरेडी आपने टाइम पे 15 दिन के अंदर उसको डिस्प्यूट रेज कर रखा है, ऑब्जेक्शन रेज कर रखा है, तो आप सेव हो सकते हैं उससे। अदरवाइज तो आप अगर हो सकता है तो उसको पेमेंट विद इन टाइम कर दीजिए। एग्रीमेंट नहीं है, अभी तक किसी के साथ बिना एग्रीमेंट कर रहे थे, 50 दिन में पेमेंट कर रहे थे, 45 दिन में कर रहे थे, 40 डेज में कर रहे थे, 30 डेज में, तो एग्रीमेंट कर लीजिए। नहीं तो विदाउट एग्रीमेंट 15 दिन का ही ड्यू डेट है।
तो बेस्ट है आप एग्रीमेंट अभी भी आगे की जो सप्लाई है कम से कम उसका एग्रीमेंट कर लीजिए, क्योंकि उनका हो सकता है आप पेमेंट मार्च के बाद करें, तो एग्रीमेंट कर रहे हैं तो कम से कम जिस डेट से सप्लाई उसे 45 डेज आपको मिल जाएगा, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया होगा। बहुत इजी वे में मैंने समझाया है, बस इतना याद रखना है, पहला नो एग्रीमेंट 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज, अगर एग्रीमेंट का डेट पहले है तो क्या ट्रेडर अप्लीकेबल है? अभी तक तो नहीं अप्लीकेबल है, हालांकि अब आगे देखते हैं सीवीडीटी कोई सर्कुलर लाती है या कोर्ट का कोई जजमेंट आता है या सरकार अपनी ओर से कोई चेंजेज लाती है, कोई अमेंडमेंट आता है, क्योंकि अब वो भी तो ट्रेडर भी तो सोचेंगे, उनका भी तो पेमेंट है, हालांकि वो भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे हमें भी तो इसमें कवर किया जाए सर, पीछे से ऑलरेडी आपने कवर नहीं कर रखा है लेकिन अब तो करो, तो हो सकता है वो कवर हो जाए, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करके सोच के चलिए कैसे करना, कब जाए एग्रीमेंट जरूर बना लीजिए कि 45 डेज का आपको टाइम मिल जाए। अभी तक ट्रेडर कवर नहीं है लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ को सोचिए आप, ठीक है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट को क्लियर, स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट में लिखिए। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।